हेलो एंड वेलकम बैक वीकली साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स में जो आज हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। पहला तो है पीएसएलवी रॉकेट का फेलियर किसके लिए। ये जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करने वाला था उसको परफेक्टली नहीं कर पाया है, ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है बट ये फेल हुआ है। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है, आपने टोकामेक रिएक्टर्स का नाम सुना होगा, फ्यूज़न रिएक्टर्स जिनमें हम हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्रिटियम को फ्यूज़ करके हीलियम में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी मिला पाते हैं। उसमें एक ब्रेक थ्रो अचीव किया है चाइना ने। वर्ल्ड में 2 टोकामेक रिएक्टर काम कर रहे हैं फ़िलहाल, एक चाइना का और एक पूरे वर्ल्ड का फ्रांस में। सो चाइना ने उसमें कुछ ब्रेक थ्रो अचीव किया है, उसकी बात करेंगे। देन हम देखेंगे कि स्मार्टफोन में सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट ने एक सोर्स कोड नाम की चीज़ की बात की है। सोर्स कोड एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों गवर्नमेंट मांग रही है, कंपनियों को देने में क्या हर्ज है, और उसका नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी और एस्पियनाइज पे क्या इम्पैक्ट है। तो चलो अब एक एक से सारी चीज़ों को देखते हैं। पहला है हमारा PSLV C62, एक रॉकेट है जो कि बेसिकली EOS N1 सैटेलाइट और कई सारे और सैटेलाइट को लेके ऑर्बिट में लॉन्च करने वाला था। बट हुआ क्या कि जो रॉकेट था वो कुछ स्टेज तक, कुछ हाइट तक उसने सही से काम किया और फिर थर्ड स्टेज में जाके, रॉकेट की थर्ड स्टेज में जाके कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो जो पेलोड था उस पर जो सैटेलाइट्स थे उनको वो प्रॉपर ऑर्बिट में डिलीवर नहीं कर पाया है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये तो इसरो ही जानती है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। बट इसमें जो 2-3 चीज़ें हमें न्यूज़ से अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है वो ये है कि PSLV एक तो 4 स्टेज रॉकेट है। जो पहली स्टेज है वो सॉलिड 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स है, मतलब सॉलिड फ्यूल है। जैसे आप एक पटाखा जलाते हो उसमें सॉलिड जो मिक्सचर रहता है केमिकल्स का वो एक बार आग लगा दी आपको बर्न आउट होगा, कंप्लीट बर्न आउट होगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी 2 मोटर्स, है ना, जो कि सॉलिड फ्यूल पे काम करती हैं। देन सेकेंड है हमारी लिक्विड फ्यूल की एक मोटर, बेसिकली जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इग्निशन को, थ्रोटल को और डायरेक्शन को, रॉकेट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड स्टेज वंस अगेन सॉलिड है, सॉलिड प्रोपेलेंट की है। इसमें कुछ इग्निशन ग्लिच आया था। इग्निशन ग्लिच आने की वजह से जो फ्यूल इग्नाइट होना था, जो है ना रॉकेट का जो पार्ट इग्नाइट होना था थर्ड स्टेज, वो राइटली इग्नाइट नहीं हुई और जो ट्रेजेक्ट्री थी जिस ऑर्बिट में हम भेजने वाले थे सैटेलाइट्स को वो बदल गई। अब वो ना तो सैटेलाइट्स हमारे किसी काम के रहे और रॉकेट तो बेसिकली जल के राख हो गया है। सो 2-3 चीज़ें रिलेटेड हैं इस मिशन से। पहला तो कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 किसके लिए छोड़ा जा रहा था, रिसर्च के लिए, DRDO के लिए, जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कर रहा था। मतलब हमें 7 कलर ही दिखाई देते हैं। अगर हम विज्ञान को देखें तो हमारी आंखें मोटे मोटे तौर पर 7 कलर को डिस्टिंग्विश कर पाती हैं, बट इस सैटेलाइट में जो सेंसर्स थे वो उन 7 में भी कई सारे डिफरेंट कलर को ट्रैक कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो ये बता सकती हैं कि ज़मीन पे चलने वाली कोई चीज़ प्लांट है, ग्रीन कलर के हैं दोनों, तो वो प्लांट है या फिर ग्रीन कलर से रंगा हुआ एक दुश्मन का टैंक है, उसके लिए हम इसको यूज़ करने वाले थे। तो ये सैटेलाइट बेकार हो गया है। बेकार होने की वजह से जो भी इस सैटेलाइट की कॉस्ट होगी वो नुकसान हमने उठाया है। उसके अलावा बहुत सारे 15-16 अदर सैटेलाइट्स थे, वो भी अपनी ऑर्बिट में सही से नहीं पहुंचे हैं। देन फाइनली हमने एक और चीज़ प्लान की थी, जीरो डेब्री इनिशिएटिव, जिसमें कि 4th स्टेज या लास्ट स्टेज जो होती है रॉकेट की वो जनरली कहाँ छूट जाती है, ऑर्बिट में छूट जाती है। जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट चक्कर काट रहा है उसी ऑर्बिट में या उसके आसपास की किसी ऑर्बिट में छूट जाती है। हमने जीरो डेब्री इनिशिएटिव के अंडर इसको नीचे लाने का प्लान बनाया था, 4th स्टेज को, जो कि वहाँ छूटती है और कचरा बढ़ाती है ऑर्बिट में, उसको नीचे लाने का प्लान करके साउथ पैसिफिक ओशन में गिराने का प्लान किया था। तो ये सारी चीज़ें फेल हो गई हैं। PSLV जो कि इसरो का वर्क हॉर्स माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल
रॉकेट है, पूरे वर्ल्ड में इसकी बातें होती हैं, कई सारे सैटेलाइट बाकी अदर नेशंस के भी थे, ठीक है, खाली इंडिया के सैटेलाइट नहीं थे। तो इसका मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े होने लगे हैं। लास्ट जो लॉन्च हैं PSLV के, जो दो लास्ट लॉन्च हैं, दोनों फेलियर रहे हैं। एक लिक्विड इंजन की वजह से फेलियर में रिजल्ट हुआ है और दूसरा सॉलिड इंजन की वजह से। इसरो इन कारणों की बेसिकली जांच कर रही है और देख रही है कि क्या गलत हो गया था, कहाँ चीज़ें सही की जा सकती हैं और रिलायबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, जब इसरो अपने रॉकेट्स को प्राइवेट सेक्टर को देती है या बेसिकली उनके रॉकेट सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, तो वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की कमर्शियल ब्रांच है, वो डील करती है किससे, जो कमर्शियलाइजेशन वाला पार्ट है रॉकेट या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का। सो आपको एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें याद रखनी है इसमें से, है ना, यहाँ पे वो चीज़ें इलस्ट्रेटेड हैं कि कैसे एक सॉलिड स्टेज काम करती है। सॉलिड स्टेज बेसिकली एक पटाखे की तरह काम करती है। एक बार आग लगा दी तो आप उसको थ्रोटल या उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो। लिक्विड में आप वॉल्व के थ्रू थ्रोटल को भी, मतलब स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। सो अभी जो प्रॉब्लम हुई है वो थर्ड स्टेज में हुई है PSLV के, जो कि सॉलिड स्टेज थी, ठीक। जो एग्ज़ाम में हमारे काम की चीज़ें इस टॉपिक से वो हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। मतलब अगर मैं विविज्ञ और मैं, है ना, 7 कलर पहचान पा रहा हूँ, तो हमने सेंसर ऐसे लगाए हैं जो कम से कम 20 कलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब मैं ग्रीन में ही पता चला ये 2 तरह की ग्रीन को पहचान सकता है। हाइपर, है ना, डिफ्रेंशिएशन, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। स्पेक्ट्रल आप जानते हैं, इसी को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सेकेंड है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे थे वो किस ऑर्बिट में जा रहा था, सन सिंक्रोनस या पोलर ऑर्बिट में। ऐसी ऑर्बिट जहाँ पे सैटेलाइट इस तरह प्लेस किए जाते हैं कि वो धरती पे किसी भी जगह को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही देखें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सैटेलाइट दिल्ली को ऑब्जर्व कर रहा है और वो दिल्ली के ऊपर से आज 4 बजे गुजरा है, तो वो कल भी फिर कितने बजे गुजरेगा, 4 बजे ही गुजरेगा, या नेक्स्ट टाइम जब भी गुजरेगा तो वो कब गुजरेगा, 4 बजे ही गुजरेगा। जिससे हमें जो इल्यूमिनेशन है सन की वजह से, वो क्या है, सेम मिलता है और हम चीज़ों को या चेंजेस को कंपेयर कर सकते हैं। सो सन सिंक्रोनस या पोलर ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे सोलर टाइम जहाँ से सैटेलाइट गुजरने वाला है वो हमेशा लगभग सेम रहता है। देन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो की, जो कि ये देखती है कि भाई जो इसरो ने टेक्नोलॉजी बना ली है उसको कमर्शियलाइजेशन कैसे किया जाए, उससे पैसा कैसे कमाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम अपने, न्यूक्लियर फ्यूज़न। पहले आप ये समझेंगे कि न्यूक्लियर फिज़न और फ्यूज़न 2 तरह की चीज़ें होती हैं। फिज़न में कोई बड़ा एलिमेंट ब्रेक हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है। फ्यूजन में 2 छोटे एलिमेंट, जनरली हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स, मिलके एक बड़ा एलिमेंट जनरली हीलियम बनाते हैं और फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फिजन का मतलब टूटना। डिफरेंस ये है, फ्यूजन में जो एनर्जी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। 2 एलिमेंट हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जुड़ रहे हैं और हीलियम बन रहा है, तो जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिजन। सेकेंडली, फिजन में क्या यूज़ होता है, यूरेनियम जैसे एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव हैं, जो कि कैंसरस हैं, जो कि डेंजरस हैं, जो कि गामा रेज को एमिट करते हैं। यहाँ पे जो दोनों है ना, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, वो दोनों ही कैसे हैं, नॉन रेडियो एक्टिव हैं। और रिएक्टेंट हाइड्रोजन कैसा है, अबंडेंट है, यूनिवर्स में कैसा है, अबंडेंट है। तो यहाँ पे हमें एक तो यहाँ पे यूरेनियम 235 लिमिटेड है, यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है। सेकेंडली, इसमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ये पूरी प्रोसेस इज़ क्लीनर, सेफर देन दिस वन, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये जो फिजन है, ये जो टूटना है, ये मोस्टली नेचुरल है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है। उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं एक क्रिटिकल मास से ऊपर।
यहाँ पे जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो जो टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। कितना ज़्यादा रहता है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना, 10 लाख डिग्री सेल्सियस या 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब यहाँ पे हमें टेम्परेचर देना पड़ता है जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनाते हैं। कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी प्लाज्मा, कोई भी चीज़ जो कि इतने टेम्परेचर पे है, आप उसको कन्फाइन नहीं कर सकते हो, आप उसको किसी भी मेटल बॉक्स में नहीं डाल सकते हो। वो मेटल बॉक्स क्या हो जाएगा, गल जाएगा। सो इसके लिए हम एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये जो रिएक्टेंट्स हैं जो मिलके हीलियम बना रहे हैं, इनको क्या करे, विदाउट किसी कंटेनर एक पर्टिकुलर शेप में रख सके, एक पर्टिकुलर शेप में रख सके, आपस में टकरा के उनको हीलियम में कन्वर्ट कर सके। इसी को टोकामैक बोल देते हैं। इसी डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, टोकामैक, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट्स लगी रहती हैं। कोई चैम्बर नहीं रहता है, क्योंकि वो मेटल का चैम्बर क्या हो जाएगा, गल जाएगा। हालांकि मेटल के चैम्बर की बाउंड्री होती है, बट वो मेन प्लाज्मा से इस टेम्परेचर से काफ़ी दूर होती है, वो बाउंड्री काफ़ी दूर होती है। ये मेटल के चैम्बर से कन्फाइंड है, बट वो काफ़ी दूर है मेन प्लाज्मा से, मेन कोर से, मेन मटेरियल से, जहाँ पे टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वहाँ से दूर है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये मैग्नेट्स को पावर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी इक्विपमेंट जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं सबके लिए क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। मान लीजिए हम पर आवर 10 किलो जूल, या है ना, 10 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं इस मैग्नेट्स को हाइड्रोजन को पास लाने के लिए और उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जिससे वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए हम 10 किलो जूल पर आवर एनर्जी दे रहे हैं इस डिवाइस को, तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है फिलहाल रिएक्शन की वजह से, वो क्या है, कम है। इतने हाइड्रोजन को हम, या ड्यूटेरियम को या ट्रिटियम को हम फ्यूज़ नहीं करवा पा रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले। सो इसमें क्या किया है, चाइना के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की डेंसिटी या जो रिएक्टेंट है उनकी डेंसिटी को बढ़ा दिया है। अभी तक क्यों नहीं बढ़ाई गई थी ये डेंसिटी, संभावित खतरा ये था, अगर इस डेंसिटी को बढ़ाया जाएगा तो ये जो दीवारें हैं दूर, है ना, इससे निकलने वाले पार्टिकल इन दीवारों को कोरोड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो उस मैग्नेटिक फील्ड से एस्केप कर जाएंगे। लेकिन चाइना के साइंटिस्टों ने कुछ दिमाग लगा के इसमें लिथियम और टंगस्टन का यूज़ किया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग किया है, और जो हाइड्रोजन पहले बहुत दूर दूर थे, मान लीजिए ऐसे ऐसे थे, उनको और पास लाने की कोशिश की है, जिससे वो मैक्सिमम किस में कन्वर्ट हो सके, हीलियम में। प्लाज्मा की डेंसिटी को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, जिससे रिएक्शन की रेट बढ़ गई है और एनर्जी का आउटपुट हमें ज़्यादा मिलने लगा है। बट ये अभी भी उतना नहीं है जितना हम इनपुट दे रहे हैं इन कॉइल्स के मैग्नेटिक फील्ड को बना के रखने के लिए और इनकी कूलिंग के लिए। हम फ्यूज़न में करीब पहुंच रहे हैं उस लिमिट के जहां हम जितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं उतनी हमें वापस मिल सके, बट अभी भी हम उसके बेसिकली अभी भी हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। अब ये समझेंगे, दुनिया में 2 जगह टोकामैक रिएक्टर हैं। पहला तो चाइना का खुद का है, जिसे हम ईस्ट बोल देते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सुपरकंडक्टर टोकामैक रिएक्टर। एंड देन दूसरा है पूरे वर्ल्ड का, जिसे हम इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी रिएक्टर बोल देते हैं, जो कि फ्रांस में है, उसका इंडिया भी पार्ट है। ये जो ब्रेक थ्रू अचीव किया है, ये किया है चाइना ने, और इसमें एक लिमिट मानी जाती थी कि डेंसिटी को आप इस एक पर्टिकुलर लिमिट से बढ़ाएंगे तो वो जो वॉल्स हैं उनको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा वो टेम्परेचर और वो प्लाज्मा। उस लिमिट का नाम है ग्रीन वॉल्ड लिमिट, उस लिमिट का नाम है ग्रीन वॉल्ड लिमिट, ग्रीन वॉल्ड लिमिट। वॉल नहीं है, वॉल्ड है। और ये साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला था कि अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा प्लाज्मा की डेंसिटी को बढ़ाएंगे
तो पूरा रिएक्टर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगर मैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करूं पूरे वर्ल्ड में, सो दो है। पहला तो है चाइना का अपना, जिसका नाम ईस्ट है, और दूसरा है ITER, फ्रांस में है। फ्रांस वाले में पूरी दुनिया शामिल है लगभग। और इंडिया भी, जो मैग्नेट्स हैं, जो मैग्नेट टोकामेक रिएक्टर में लगी रहती हैं, उन मैग्नेट्स के लिए कूलिंग को, जो क्रायोस्टेट है, कूलिंग के लिए जो फ्रिज है, अगर बेसिकली मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, तो वो इंडिया ने प्रोवाइड की है। किसको? ITER को। 2024 या 23 में UPSC मेंस में सवाल था कि अगर ITER क्या है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसके क्या एडवांटेज हैं पूरे वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग इंडिया को, और इंडिया ने इसको बनाने में या इसमें रिसर्च करने में कैसे हेल्प की है। सो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है भाई, कि ITER साइट फ्रांस में है, जो वर्ल्ड वाली है, चाइना की अपनी है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूज़न एनर्जी को अभी, है ना, फ्रूटिफाई नहीं कर पाए हैं। जितना इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं ले पाए हैं। और इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, एक फ्रिज दिया है जो कि उन मैग्नेट्स को कूल करता है, जो उस टोकामेक रिएक्टर में लगी हुई हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आप ये समझिए, जैसे सन कई बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फ्री में एनर्जी बांट रहा है पूरे सोलर सिस्टम में, जिसका हमें 1% से भी कम मिलता है। अर्थ को 1% का भी पता नहीं कौन सा माइन्यूट हिस्सा मिलता है। तो सोचिए, अगर उस ऐसी रिएक्शंस को हम अर्थ पे पॉसिबल कर लेते हैं, जो कि सन में चल रही है फ्यूजन की रिएक्शन, तो हमारी मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, जो कार्बन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, वो लगभग हमेशा के लिए, उस दिन से लेके हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन इतना अबेंडेंट है यूनिवर्स में कि वो हमारे यूज़ करने से ख़त्म नहीं होने वाला है। बस बात यह है कि हमें वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। सो आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब हम तीसरे और फाइनल टॉपिक पे बढ़ते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं बेसिकली सवाल किस तरह के पूछे जा सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। सो टोकामेक एक सोलेनॉइड टाइप का डिवाइस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे हम जो मटेरियल जो है ना, प्लाज्मा जनरेट हुआ है, प्लाज्मा है बेसिकली पार्टिकल का सूप, उसको ये कंटेन कर सके। ग्रीन वॉल लिमिट बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पे जो बोलता है उस प्लाज्मा की डेंसिटी अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो वो सराउंडिंग बॉल्स को खा जाएगा। देन फाइनली है ईस्ट चाइनाज आर्टिफिशियल सन रिएक्टर। जैसे पूरी दुनिया का ITER है या टोकामेक है, वैसे चाइना का अपना है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक रिएक्टर। ठीक है, उसने ये अभी लिमिट को ब्रीच किया है। सो आपको ये लिमिट बहुत याद रखनी है। UPSC इस तरह पूछ सकता है, द वर्ल्ड ग्रीन वॉल लिमिट इज रिलेटेड टू, है ना, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। देन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में बेसिकली एलिमेंट्स टूट रहे होते हैं, उल्टा है, एलिमेंट जोड़ के एक नया एलिमेंट बना रहे होते हैं। द ग्रीन वॉल लिमिट रेफर्स टू मैक्सिमम प्लाज्मा डेंसिटी, सही बात है। इंडिया इज़ ए फुल मेंबर ऑफ ITER, ये बात भी सही है। सो आंसर जो भी है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। फाइनल और जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सोर्स कोड से रिलेटेड। आप कई लोग ये कंफ्यूज हैं बेसिकली सोर्स कोड है क्या, तो आप ये समझेंगे, आप सबके पास मोबाइल है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास एंड्रॉयड है, और कुछ लोगों के पास लैपटॉप भी होगा। तो हम सबके पास मोबाइल है। सोर्स कोड बेसिकली उस मोबाइल का वो हिस्सा है, सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा है। मान लीजिए आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो जब वो आपको कंपनी से जिस दिन वो आपने ख़रीदा है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है एंड्रॉयड, है ना, वो क्या है, सोर्स कोड है। वो क्या है, सोर्स कोड है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। वैसे ही उसमें कुछ एप्लीकेशन डली होंगी, फॉर एग्जांपल कैलेंडर डला होगा, गूगल क्रोम डला होगा, या फिर पिक्चर्स कैसे ली जानी है, कैमरे की एक्सेस उसको है, ऐप को है या नहीं है, उन एप्लीकेशंस का एक कोड होता है। वो एप्लीकेशन बेसिकली डिजिटल भाषा में या कंप्यूटर की भाषा में बोलूँ मैं तो एक सोर्स कोड, मतलब वो उनका, जैसे हमारे अंदर हर एक सेल के पास जेनेटिक्स है ना, जीन्स है, वैसे ही हर एक एप्लीकेशन की अपनी एक
कोड है जो कि उससे वो उस पर्टिकुलर वे में काम करवा रही है। तो सोर्स कोड दो तरह के हो सकते हैं, एक तो पूरे मोबाइल डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम का कि पूरा ही मोबाइल डिवाइस कैसे काम कर रहा है इन जनरल। सेकेंडली जो आपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड की है उसका भी सोर्स कोड हो सकता है। तो अब हम आ जाते हैं न्यूज़ पे। सो गवर्नमेंट ने ये बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, टेक्नोलॉजी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है कि हमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, चाहे वो फ़ोन वाला ऐप हो, चाहे वो आपके व्हाट्सअप हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और भी कोई ऐसा ऐप जो कि आपके मोबाइल की बेसिकली कॉन्टेक्ट्स का लिस्ट ले रहा हो, आपके कैमरे की एक्सेस ले रहा हो, आपके ऑडियोज़ की एक्सेस ले रहा हो, लोगों से, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हो, उन सब का हमें सोर्स कोड चाहिए। तो अब बात खड़ी होती है कि क्यों, है ना, इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है। मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ जिसने एक एप्लीकेशन बनाई बड़ी मेहनत से, उसमें मुझे कई सालों लग गए, मैंने अपने कई सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की उसकी, फाइनली मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो कि दुनिया के काम आ रही है और मैं उससे कुछ पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। सो अब ऐसे में अगर मैं उस कोड को जो कि मैंने कई सालों की मेहनत के बाद लिखा है, मेरी कंपनी ने लिखा है, मेरे लोगों ने लिखा है, उसको गवर्नमेंट को दे दूं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गवर्नमेंट उसका यूज़ करने लगे, मिसयूज़ करने लगे, लोग उसको ले लें, ठीक है। तो सवाल खड़ा होता है कि इन सब के बावजूद भी गवर्नमेंट इसको क्यों मांग रही है। सो प्रॉब्लम ये हुई है कि कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, कई सारे सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें आपको पता भी नहीं है कि उस कोड में कोई ऐसी चीज़ छुपी है जो को आपके डेटा को आपसे बिना पूछे कहीं और ट्रांसफ़र कर रही है, कहीं और कम्युनिकेट कर रही है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी लैब्स को देंगे इन कोड्स को और ये देखेंगे कि बैक डोर, है ना, बैक एंड से, बैक डोर से आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जो कि प्राइवेसी को, है ना, खतरा पहुंचा सकता है, जो कि देश के किसी, मान लीजिए मिनिस्टर का फ़ोन है वो, या कहीं कोई मिनिस्ट्री में आदमी काम कर रहे हैं, कोई डिफेंस का है, कोई स्पेस का है, कोई होम मिनिस्ट्री का है, उनका डेटा अगर वो कोई ऐप चुपचाप लीक कर रहा हो, बिना बताए लीक कर रहा हो, या फिर कैमरे की, कॉन्टैक्ट्स की, ऑडियो की एक्सेस आपसे बिना पूछे ले रहा हो, तो हम उन थ्रेड्स को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंडली गवर्नमेंट ने ये बोला है जितने भी ऐप्स आते हैं, एक नया मोबाइल लो, आप सैमसंग का लोगे, डिफरेंट सेट ऑफ ऐप्स मिलेंगे जो कि सैमसंग को प्रमोट कर रहे होंगे, आप नोकिया का लोगे, डिफरेंट सेट ऑफ ऐप्स मिलेंगे, आप एप्पल का लोगे तो उनके अपने ऐप्स हैं। गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये जितने भी ऐप्स हैं जो आपने प्री इंस्टॉल कर रखे हैं, यूज़र के पास फ्रीडम होनी चाहिए उन्हें अनइंस्टॉल करने की, क्या पता वो भी बैकएंड से आपका डेटा चुरा रहे हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, सो डिजिटल सॉवरेंटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि बेसिकली अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकें, और दूसरा आपका डेटा आपके हाथों में रहे, चाहे वो प्राइवेसी की कंसर्न हो, पर्सनल प्राइवेसी की, या फिर नेशनल इंटरेस्ट या एस्पिनाइज की कंसर्न हो। सो ये सारी बातें हैं जिनके चक्कर में गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें हर एक एप्लीकेशंस जो कि कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है उसका डेटा सोर्स कोड, या फिर वो एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है उसका सोर्स कोड चाहिए, और उसमें ये सारी कंसर्न्स उन्होंने फ्लैग की हैं, ठीक। अब ये डिबेट खड़ी हो जाती है कि फिर वही बात आ जाती है कि आप बोल रहे हो कि एक तरफ मेरी, है ना, प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, और दूसरी तरफ वही कंपनियों के अपने फ़ायदे हैं। मान लो किसी कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड बना रखा है, गूगल ने, वो नहीं चाहता है कि वो वर्ल्ड में कहीं भी शेयर हो, इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ से कोई भी चोरी कर सकता है ना। इंडियन गवर्नमेंट के दफ्तर कैसे होते हैं कि चूहा गांजा खा जाते हैं 10-10 20-20 किलो, और कोर्ट में बोलते हैं पुलिस वाले कि वो गांजा चूहे खा गए, ठीक है। सो ऐसे दफ्तरों पे विश्वास करना इन कंपनियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत जा सकती है, उनके ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, ये सारी इश्यूज खड़े हो जाते हैं। सेकेंडली क्योंकि फ़ोन दुनिया में खाली इंडिया के लिए तो बन नहीं रहे, और इंडिया इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ पे सिर्फ फ़ोन यूज़ होते हो और कोई यूज़ नहीं करता हो, या फिर
गूगल या बड़ी कंपनियां सिर्फ इंडिया पे लिमिटेड हो, ऐसा भी नहीं है। सो फिर सेकंड प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि क्या बाकी देश भी ऐसी कोई बातें कर रहे हैं। तो हालांकि इस लेवल की किसी भी देश ने अभी बात नहीं की है कि उन्हें सोर्स कोड दिया जाए, क्योंकि वो उनकी खुद की मेहनत है, उनके राइट्स हैं। सो एक बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि भाई आप जिन ऐप्स को इंस्टॉल करना चाहें उन्हीं को करें, जिनको पहले से प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को लोग हटाना चाहते हैं उनको वो हटा सकें। गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे सकती है। सेकेंडली, किसको किसकी किस ऐप को कौन सी एक्सेस है, कॉन्टैक्ट्स की है, ऑडियो की है, वीडियो की है, कैमरे की है और बाकी चीज़ों की है, वो पूरा यूज़र के हाथ में रहे, ना कि कंपनियों के हाथ में। कंपनियों की तरफ से जब ऐप बन के आए तो उनमें ये सारी एक्सेस बाई डिफ़ॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड हों, उनको एक्सेस ना हो। जब तक आप इनेबल ना करें वो आपकी लोकेशन, वो आपके ऑडियो, वो आपके कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक नहीं कर सके। सो ये कुछ बीच का रास्ता हो सकता है जो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते। कंपनियां हमें कभी भी अपना सोर्स कोड नहीं देंगी, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मामला है। अगर मैं इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सोर्स कोड आपको समझ में आ गया, वो फाउंडेशन जिस पे कोई एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, बेसिक कोड जो कि कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी में नहीं, ये हमारी लैंग्वेजेस है। ठीक है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस है, उनमें लिखा गया है। देन बैकडोर एंट्री, मतलब आपको पता भी नहीं है और कोई जो एप्लीकेशन है, कोई जो सॉफ्टवेयर है जैसे पेगासस था, वो धीरे से आपकी इंफॉर्मेशन को, है ना, एक रास्ता एप्लीकेशन का इधर दिख रहा है बड़ा और एक छोटा सा स्लिपेज रास्ता उन्होंने पीछे बना रखा है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपके दुश्मन कंट्री में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू सर्विलांस करवा रहे हैं, या फिर कंपनी जिसने ये ऐप बनाया है वो खुद ही सर्विलांस कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने व्हाट्सएप के कई बार ऐड देखे होंगे कि आप प्राइवेसी हम आपकी इतनी रखते हैं कि आपके मैसेज को दुनिया में कोई और छोड़ो, हम खुद नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, दे आर एनक्रिप्टेड। सो उसको चेक करने की बात कर रही है गवर्नमेंट कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है। सो बैकडोर हो गया एक सीक्रेट मेथड टू बाईपास ऑथेंटिकेशन, जिससे वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सकें। एंड नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि ये देखता है कि भाई कोई भी डिवाइस जो कि कम्युनिकेट कर सकता है उसका हार्डवेयर सेफ़ है और उसमें जो इंस्टॉल हुआ सॉफ्टवेयर है वो भी क्या है, सेफ़ है। सो ये दो तीन चीज़ें हमें एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है। ठीक है, सिंपल प्रीलिम क्वेश्चन IT SAR कुछ भी हो सकता है कि ये किससे रिलेटेड है भाई, ये सोर्स कोड की जानकारी से रिलेटेड है। डिवाइसेस के कम्युनिकेशन को सिक्योर और गवर्नमेंट और पब्लिक के इंटरेस्ट में बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग पढ़ाई करें, ध्यान से उन चीज़ों को देखें जो कि प्रीलिम्स में आपके पूछे जा सकती हैं, और उतने ही ढंग से नोट करें उन्हें, जो कि क्योंकि वो कभी कभार मेंस में भी आ जाती हैं।